हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ सक्सेस ट्री। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी एमसीक्यू सीरीज़ फॉर एसएससी सीपीयू। और इस सीरीज़ में हम पहला जो आज का लेक्चर है उसमें देखेंगे एडवांस मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एसएससी सीपीयू के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। एसएससी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि एसएससी जो है अपने प्रीवियस क्वेश्चंस के जैसे ही उसी टाइप के क्वेश्चन रिपीट कर देता है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये भी पता लगता है कि एग्ज़ाम का लेवल क्या रह रहा है या आगे क्या रहने वाला है। थोड़ा आइडिया आप एग्जाम लेवल का वहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमारी एमसीक्यू सीरीज़ में हम सबसे पहले आज एडवांस मैथ्स के कुछ क्वेश्चन देखने जा रहे हैं फॉर एसएससी सीपीयू। ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन पे है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी स्मॉलेस्ट वैल्यू है। तो रूट आपको दिए हुए हैं, वैल्यूज दी हुई हैं रूट के साथ कि पहली वैल्यू आपको दी हुई है रूट ऑफ 201 माइनस रूट ऑफ 199। दूसरी वैल्यू आपको दी हुई है रूट ऑफ 101 माइनस रूट ऑफ 99। देन थर्ड वैल्यू में आपको दिया है रूट ऑफ 301 माइनस रूट ऑफ 299 एंड देन रूट ऑफ 401 माइनस रूट ऑफ 399। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए जो इम्पॉर्टेंट बात है, जो कंसेप्ट है इसके पीछे का, वो क्या है कि अगर कभी भी आप कंपैरिजन करना शुरू करते हैं, कंपैरिजन जब करना शुरू करते हैं रूट वाली वैल्यूज़ का, तो आपको दो बातें थोड़ी सी याद रखनी है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि मान लो मैं आपसे कहूँ कि रूट ऑफ 7 माइनस रूट ऑफ 5 है और रूट ऑफ 5 माइनस रूट ऑफ 3 है। इनमें आपको क्या बताना है कि कौन सा बड़ा या कौन सा छोटा है। तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लेके लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं दैट दिस विल बी 2 अपॉन रूट ऑफ 7 प्लस रूट ऑफ 5, और इसको लिखूंगा तो ये लिखा जाएगा 2 अपॉन रूट ऑफ 5 प्लस रूट ऑफ 3। रेसिप्रोकल लेना आपको आना चाहिए रूट वाली वैल्यूज़ का। अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो इस तरह से बनेगा। इसको अगर आप रैशनलाइज करके देखोगे तो ये वैल्यू एज इट इज बन जाती है। सर्ड्स में जब हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो साइन चेंज होता है और स्क्वायर्स का डिफरेंस रख दिया जाता है साथ में। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, अब अगर इनको मैं कंपेयर करना चाहूँ तो मुझे ये क्लियरली दिख रहा है कि ये जो नंबर है इसका जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है। ये जो डिनोमिनेटर है ये वाला रूट 7 प्लस रूट 5 का जो डिनोमिनेटर है वो इस डिनोमिनेटर से बड़ा है। और अगर डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो वैल्यू जो है वो छोटी होती है। तो इट मीन्स मैं यहाँ से सीधा सीधा बता सकता हूँ कि ये वाली वैल्यू जो है बड़ी होगी, क्योंकि सेम न्यूमरेटर के साथ ये जो डिनोमिनेटर है वो छोटा है और इधर डिनोमिनेटर बड़ा है, इसलिए जो वैल्यू है ये वाली वो बड़ी हो जाएगी। अब समझना किस तरह से है कि अगर आपके पास डिफरेंस जो है, अगर आपके पास डिफरेंस जो है वो सेम चल रहा है, यहाँ भी 7 और 5 में 2 का डिफरेंस था, यहाँ 5 और 3 में 2 का डिफरेंस था। ए और बी यानी कि रूट में जो वैल्यूज़ पड़ी हैं उनका डिफरेंस अगर सेम चल रहा है तो आपको क्या देखना है, जहाँ पे सम मोर होगा वहाँ वैल्यू लेस होगी। जहाँ पे सम मोर होगा वहाँ वैल्यू लेस होगी। कि 7 और 5 का सम ज़्यादा है 5 और 3 से, तो जो इस वाली टर्म की वैल्यू है वो कम हो जाएगी। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे स्मॉलेस्ट बताना था। स्मॉलेस्ट के लिए मुझे क्या देखना है, मोर सम देखना है। तो सबसे ज़्यादा सम किसका होगा, सबसे ज़्यादा सम होने वाला है रूट ऑफ 401 माइनस रूट 399। तो इसलिए ये जो वैल्यू है ये क्या हो गई, स्मॉलेस्ट वैल्यू हो गई। ठीक है जी। अगर आप इसको ऐसे भी करके चलेंगे जिस तरह से मैंने वहाँ लिखा है, तो डिनोमिनेटर में ये सबसे बड़ी वैल्यू देगा और डिनोमिनेटर में जो सबसे बड़ी वैल्यू देगा उसकी वैल्यू एक्चुअल में सबसे छोटी होने वाली है, राइट। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो हो गई हमारी क्या हो गई, रूट ऑफ 401 माइनस रूट ऑफ 399। ओके, होपफुली आपको ये बात क्लियर होगी। तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास कंपैरिजन के ऊपर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि 2x प्लस 3y प्लस 4 इंटू 2x प्लस 3y माइनस 5, इसकी जो वैल्यू है वो इक्विवेलेंट है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। तो मुझे जो वैल्यू दी गई है वो क्या है, 2x प्लस 3y प्लस 4 इंटू 2x प्लस 3y माइनस 5।
तो अब हमें कंपैरिजन करना है, उसके लिए हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। सॉल्व इसको करना पड़ेगा आपको कि 2x और 2x को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास बनेगा 4x स्क्वायर, 2x को 3y से मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा 6xy, 2x को -5 से मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा -10x, देन 3y को 2x से मल्टीप्लाई किया तो ये फिर बनेगा 6xy, और जब हमने मल्टीप्लाई किया 3y को 3y से तो ये बनाएगा 9y स्क्वायर, देन 3y को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनाएगा -15y, लास्ट में जो बचा हमारे पास 4 इंटू 2x दैट इज 8x, 4 इंटू 3y दैट इज 12y, और 4 इंटू -5 दैट इज -20। ठीक है, अच्छा अब हम इसका कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? कंपैरिजन कर रहे हैं हम ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। ठीक है, अब कंपैरिजन जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर जो है वो एक ही बार आया है और एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 4 है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट a है, तो मतलब हमारे पास एक ही वैल्यू जो हो गई वो क्या हो गई? 4 हो गई। देन वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट अगर देखें तो वाई स्क्वायर एक ही बार आया है और वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट 9 है, इट मीन्स b की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी। देन 2hxy, एक्स वाई वाली टर्म्स अगर हम देखें तो एक्स वाई एक यहाँ पड़ा 6xy और एक यहाँ पड़ा 6xy, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 12xy, लेकिन यहाँ पे है 2hxy, तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि 12 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? 2h के बराबर हो जाएगा, कि xy छोड़ देंगे तो 6 और 6 12 जो है वो 2h के बराबर होगा और h की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? 6। देन हम कंपेयर करते हैं x को, -10x प्लस 8x, ये मिलके क्या बनाएंगे? -2x बनाएंगे, -10x एंड प्लस 8x, ये बनाएंगे -2x, और यहाँ पे किसके बराबर है ये? 2gx के, यानी कि हमारे पास g की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी -1। देन फर्दर -15y एंड प्लस 12y, ये -15y प्लस 12y दोनों मिलके क्या बनाएंगे? -3y, और ये किसके बराबर होगा हमारे पास? 2fy के, दिस इज इक्वल्स टू 2fy। तो यहाँ पे वैल्यू जो हमारे पास है वो कितनी आ गई? तो f की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -3/2, राइट। लास्ट एक हमारे पास बच गया c है कांस्टेंट टर्म के लिए, तो जो बचा है हमारे पास वो बचा है -20, राइट, -20, तो यहाँ पे प्लस c है इसलिए c की वैल्यू क्या हो जाएगी? -20 हो जाएगी। कांस्टेंट टर्म और कोई है नहीं तो इसलिए हम इसको यहीं छोड़ देते हैं, ये इतना ही रहेगा। कांस्टेंट टर्म एक ही थी और वो c के बराबर है, तो c इज -20। अब जो हमें फाइंड करना है उसको देखते हैं। फाइंड करना है g प्लस f माइनस c अपॉन a इंटू बी इंटू एच, ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। तो g की वैल्यू हमारे पास है -1, -3/2 एंड -c की वैल्यू -20 है, -c पुट करेंगे तो ये +20 हो जाएगा, और डिवाइड बाय है a इंटू बी इंटू एच, दैट इज 4 इंटू 9 इंटू 6, ठीक है। तो इसको आपको सॉल्व करना है, आसान सा काम है सॉल्व करना। ये 2 यहाँ पे आएगा तो दिस विल बी -2 -3 प्लस 40 अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 9 इंटू 6। आप न्यूमरेटर चेक करेंगे तो न्यूमरेटर की वैल्यू बन रही है 40 माइनस 8 दैट इज 32, ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास 32, और यहाँ पे वैल्यू अगर बनाओगे तो 6 इंटू 9 इज 54 इंटू 2 108, 108 इंटू 4 करेंगे तो वो होगा 432, सॉरी यहाँ पे 35 होगा, 40 माइनस 5 35 होगा, तो आंसर जो हमारा हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन डी 35 अपॉन 432, राइट। तो कंपैरिजन वाला क्वेश्चन था, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको पता है कि ये किस तरह से करना है तो आप बहुत जल्दी से कर लोगे, ठीक है, फटाफट से इसका कंपैरिजन किया जाएगा। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन आसान है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, राइट। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला थर्ड क्वेश्चन हमारा ज्योमेट्री पे बेस्ड है। PQRS is a rectangle and T is a point on PQ.
PQRS is a rectangle, T is a point on PQ such that triangle is isosceles. क्वेश्चन कहता है कि PQRS एक रेक्टेंगल है and T is a point on PQ such that RTQ is an isosceles triangle. T जो है वो कुछ इस तरह से है ताकि जो RTQ है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बने। अब हमें पता है कि रेक्टेंगल में यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होता है और राइट एंगल ट्राइंगल अगर ये बनेगा और तो राइट एंगल ट्राइंगल के आइसोसेलेस होने पर जो इक्वल साइड बनती है वो ये वाली बनेगी, ठीक है, यानी कि PQ इक्वल्स टू QR बनेगा। अब उसके बाद आपको कहा गया कि PT इक्वल्स टू 5QT। PT इक्वल्स टू 5QT का मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास QT की वैल्यू मैं कहूँ कि x है तो PT कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर ये 5x है तो ये x हुआ और अगर QT x है तो QR भी x होगा क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है, हमें कहा गया है। अब हमें दिया गया है एरिया, दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल RTQ इज 12√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका एरिया अगर हम फाइंड करें तो होता क्या है, हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दिस इज इक्वल्स टू 12√3। तो यहाँ से मुझे एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 24√3। अब यहाँ पे आपको x की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में आपसे फर्दर एरिया ही पूछा गया है और एरिया स्क्वायर साइड के स्क्वायर में ही चलता है, इसलिए हम इसको ऐसे ही रख लेते हैं। अब हमें पूछा गया है रेक्टेंगल का एरिया, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, x इंटू दिस कंप्लीट साइड दैट इज 6x। अगर हम x को 6x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सिंपली रेक्टेंगल का एरिया मिलेगा, दैट विल बी 6x स्क्वायर। अगर x स्क्वायर की वैल्यू 24√3 है तो 6x स्क्वायर क्या होगा, 6 इंटू 24√3 दैट इज 144√3 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो ये हमारे पास सिंपली क्या हो गया, रेक्टेंगल का एरिया हो गया। ऑप्शन फर्स्ट में ही हमारे पास पड़ा है 144√3। सिंपली आपको यहाँ पे एक रेशो दिया था और एक यहाँ पे आपको साइड्स इक्वल दी थी, साइड से ट्राइंगल का एरिया मिल रहा था और वहीं से उसके अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वहाँ से हमें रेक्टेंगल का एरिया मिल जाने वाला है, राइट। चलिए इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ कंसेप्ट वाली बात नहीं है, ये ऐसे ही किया जा सकता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन जो है ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन इसका कंसेप्ट आपको थोड़ा सा समझ लेना है। इसमें हमारे पास हमें दिया गया है दैट फॉर थीटा जो है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है, हमारा जो एंगल है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है, और साइन ऑफ 2 थीटा प्लस 50 डिग्री इज इक्वल्स टू कॉज ऑफ 4 थीटा प्लस 16 डिग्री। साइन ऑफ 2 थीटा प्लस 50 डिग्री इक्वल्स टू कॉस ऑफ 4 थीटा प्लस 16 डिग्री। अब इसको करने के लिए आपको जो बात याद रखनी है वो क्या है कि अगर आपका एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, मतलब 90 डिग्री से कम है, 0 और 90 डिग्री के बीच में अगर आपका एंगल लाई करता है, तो साइन ए अगर कॉस बी के बराबर है तो ये तभी पॉसिबल होता है जब a प्लस बी जो है वो 90 डिग्री होगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर साइन ऑफ a इक्वल्स टू कॉस ऑफ बी, साइन का कोई एंगल कॉस के कोई एंगल के इक्वल है वैल्यू में, तो उन दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो डेफिनेटली क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे अप्लाई करनी थी। हमें यहाँ पे साइन और कॉस इक्वल दिए गए हैं, अगर साइन और कॉस इक्वल है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट तो उनके एंगल्स का जो सम है वो 90 डिग्री होगा। तो हम कह सकते हैं कि 2 थीटा प्लस 50 डिग्री प्लस 4 थीटा प्लस 16 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे ये वैल्यू बन जाएगी 6 थीटा प्लस 66 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड थीटा विल बी इक्वल्स टू 90 माइनस 66 करेंगे तो दिस विल बी 24/6 दैट इज इक्वल्स टू 4 डिग्री। थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी सिंपली 4 डिग्री। ऑप्शन डी जो है हमारे पास वो 4 डिग्री पड़ा है। याद क्या रखना है कि अगर साइन और कॉस कभी भी बराबर वैल्यू रखें
इन डिफरेंट एंगल्स के ऊपर बराबर वैल्यू रख रहे हैं इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो एंगल्स का सम हमेशा 90 डिग्री होगा। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आपको टेबल याद होगा तो आप ये समझिए कि sin 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, और यही वैल्यू cos में 60 डिग्री पर होती है। ये एंगल्स का जो सम बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है सेम वैल्यू के लिए, ठीक है। तो साइन और कॉस अगर बराबर होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो वैल्यू जो होगी वो एंगल्स का जो सम होगा वो हमेशा 90 डिग्री बनेगा। उसी के ऊपर एक क्वेश्चन था, आपको दोनों एंगल्स को 90 डिग्री के इक्वल करके थीटा की वैल्यू निकालनी है, राइट। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका? फ्रैक्शंस का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो पहले देखते हैं कि फ्रैक्शन का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला कैसे जाता है। चलिए फ्रैक्शंस हमें दी गई हैं 4/5, फ्रैक्शंस हमें दी हुई हैं 4/5, 6/8 एंड 8/25, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना चाहिए कि अगर 6/8 है तो आप इसको 3/4 लिख सकते हैं, राइट। फिलहाल के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। पहले समझते हैं कि ये करना किस तरह से होता है। जब भी कभी बात हो HCF और NCF ऑफ फ्रैक्शंस की, अगर हम HCF ऑफ फ्रैक्शंस देख रहे होते हैं तो वो हमेशा क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ न्यूमरेटर्स एंड डिवाइडेड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स। जब भी कभी आपको फ्रैक्शंस का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है तो आप करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर न्यूमरेटर्स का और LCM डिनोमिनेटर्स का। इसी की जगह अगर आपसे LCM फाइंड करने के लिए कहा जाता, अगर LCM फाइंड करने के लिए कहा जाता तो आप क्या करते, न्यूमरेटर्स का LCM लेते और उसे डिवाइड करते HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स से, राइट। तो ये सिंपल सी बात आपने याद रख लेनी है। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ है, सिर्फ इतनी सी बात पर क्वेश्चन बना है कि 4/5, 6/8 और 8/25 का मुझे निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें निकालने के लिए क्या करना है, ऊपर वाले नंबर्स का यानी कि न्यूमरेटर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है। आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं इसे चेंज कर लेता हूँ फॉर द टाइमिंग कि इसको अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये 3/4 बनाएगा। तो 4, 3 और 8 में अगर मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखूं तो वो 1 होगा। 4 और 8 में चाहे 4 कॉमन है लेकिन 3 में कॉमन नहीं है, तो HCF जो होगा वो क्या होगा हमारे पास, 1 होगा इन तीनों वैल्यूज़ का, ठीक है। और नीचे हमें चाहिए 5, 4 और 25 का LCM चाहिए। तो 5, 4 और 25 का LCM निकालेंगे तो वो हमारे पास होगा 100। तो वैल्यू जो बन जाएगी क्या बन जाएगी, वो 1/100। और ये 1/100 हमारे पास क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दीज 3 फ्रैक्शंस हो गया। ऑप्शन सेकंड आपके पास पड़ा है 1/100, राइट। ये बात आपने याद रख लेनी है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं अगर, तो न्यूमरेटर में HCF और डिनोमिनेटर में LCM। अगर LCM निकाल रहे हैं तो न्यूमरेटर्स में LCM और डिनोमिनेटर्स में HCF करना है, राइट। तो आसान सा काम है ये बहुत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पे बेस्ड है और बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा करने वाला है नहीं, बट थोड़ा सा देखने में लगता है कि ये मुश्किल क्वेश्चन होगा। तो पहले हम आइडेंटिटी बनाना सीख लेते हैं थोड़ा सा कि आइडेंटिटी कैसे बनती है। पावर आपके पास आपको दिख रही है कि क्वेश्चन के अंदर पावर पड़ी है क्यूब में और 4th पावर में, ठीक है। y की पावर 4 तक पड़ा है और ऑप्शंस अगर देखें तो ऑप्शंस में x - y की होल पावर 4, x + y की होल पावर 4 ये सब पड़ा है। तो हम क्या करते हैं, पहले होल पावर 4 को ओपन करना सीखते हैं कि कैसे किया जाता है। अगर मान लो आपको कहा जाए कि x + y की होल पावर 4 है तो इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, x⁴ प्लस 4x³ y प्लस 6x² y² प्लस 4xy³ एंड प्लस y की पावर 4। ओपन किस तरह से किया जाएगा, आपको याद रखना है कि जो कोफिशिएंट्स होंगे वो होंगे 1, 4, 6, 4, 1, ठीक है। और जो टर्म्स हम लिखते हैं वो किस तरह से लिखते हैं कि x की मैक्सिमम पावर से शुरू करते हैं, आगे x की पावर को डिक्रीज करते जाएंगे और y की पावर को इंक्रीज करते जाएंगे।
पहली टर्म में x की पावर 4 है, y की पावर 0 पड़ी है। सेकेंड टर्म में x क्यूब है और y की पावर 1 है। थर्ड टर्म में x स्क्वायर y स्क्वायर, फोर्थ टर्म में x y क्यूब और लास्ट टर्म में y की पावर 4। y की पावर को इंक्रीज करते हुए x की पावर को डिक्रीज करते हुए लिखा जाता है और कोफिशिएंट्स होंगे ये 1 4 6 4 1। ठीक है, ये कैसे बनाए जाते हैं? आपने स्कूल में पढ़ा होगा एक वर्ड पास्कल्स ट्रायंगल। तो ये पास्कल्स ट्रायंगल की हेल्प से बनाए जाते हैं। पास्कल्स ट्रायंगल्स किस तरह से बनता है कि 1 2 1 देन 1 3 3 1 कि 1 और 2 के बीच में पहले बाहर 1 लिखा, 1 और 2 का सम 3, 2 और 1 का सम 3 और फिर 1, देन 1 बाहर रखा, 1 और 3 का सम 4, 3 और 3 का सम 6, 3 और 1 का सम 4 और यहाँ पे 1। जब आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कॉफिशिएंट 1 2 और 1 होते हैं। थर्ड पावर आप ओपन करते हो तो थर्ड पावर में कॉफिशिएंट्स 1 3 3 1 रहते हैं। फोर्थ पावर में होंगे तो 1 4 6 4 1 होंगे। फिफ्थ पावर में होंगे तो 1 5 10 10 5 1, इस तरह से कॉफिशिएंट बनेंगे। सो ऑन आप आगे बड़ी पावर्स के लिए कॉफिशिएंट्स बना सकते हो। ठीक है, लेकिन हम जो देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया हुआ वो ऐसी टर्म दी है लेकिन उसमें साइन जो है वो नेगेटिव दिए गए हैं। नेगेटिव साइन दिए गए हैं तो हम नेगेटिव वाला फार्मूला ओपन करते हैं और नेगेटिव वाले फार्मूले में होता क्या है कि टर्म्स तो यही रहती हैं, कॉफिशिएंट्स भी यही रहते हैं, लेकिन उनके साइन चेंज हो जाते हैं। जो साइन होता है वो ऑल्टरनेट चलता है। ठीक है, किस तरह से कि x की पावर 4 माइनस 4x³ y, पहली टर्म पॉजिटिव थी तो दूसरी टर्म नेगेटिव, देन फिर पॉजिटिव टर्म आएगी 6x² y स्क्वायर, इसको मैं फिलहाल के लिए यूज कर देता हूँ, माइनस 4x³ y सॉरी 4xy³ एंड प्लस y रेज़्ड टू पावर 4। ठीक है, साइन जो होंगे वो ऑल्टरनेट चलेंगे नेगेटिव में, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है, उसमें 4x³ y का जो साइन है वो पॉजिटिव है, 6x² y स्क्वायर का साइन नेगेटिव है, इस टर्म का साइन पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है। क्वेश्चन में साइन उल्टे दिए गए हैं। तो अगर मैं ये सारी टर्म उठा के दूसरी तरफ ले जाऊँ तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। हमारे पास टर्म क्या बनेगी, 4x³ y माइनस 6x² y स्क्वायर प्लस 4xy³ माइनस y रेज़्ड टू पावर 4। अगर मैं इस पूरी टर्म को यहाँ से उठाकर x रेज़्ड टू पावर 4 के बाद से उठाकर लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाऊँ तो मुझे ये टर्म मिलने वाली है, और यहाँ वाली टर्म अगर राइट हैंड साइड पे जाएगी तो क्या मिलेगा, x रेज़्ड टू पावर 4 माइनस x माइनस 5 रेज़्ड टू पावर 4। यही वैल्यू हमें ऑप्शन में दिख रही है, ऑप्शन नंबर सी में x रेज़्ड टू पावर 4 माइनस x माइनस 5 रेज़्ड टू पावर 4, और ये हमारे पास क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसकी वो हो गया। ठीक है, तो आंसर हमारा हो गया ऑप्शन सी। आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था, सीधा सीधा। अगर आपको आइडेंटिटी बनानी आती है तो आप बड़े आराम से क्वेश्चन को कर जाओगे। आइडेंटिटी बनाने का तरीका इस तरह से होता है, हो सकता है कल को क्वेश्चन आपको 5th पावर में पूछ लिया जाए तो उसके लिए आपको आइडेंटिटी बनानी आनी चाहिए। कॉफिशिएंट्स यहाँ से मिलेंगे और वैल्यूज जो हैं, जो टर्म्स जो हैं वो x की पावर डिक्रीज करते हुए और y की पावर इंक्रीज करते हुए लिखते हैं हम हमेशा। ठीक है जी, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मेंसुरेशन से, 3D मेंसुरेशन से। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेटिव जरूर है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज हाइट ऑफ सिलेंडर सॉरी हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 35 सेंटीमीटर एंड the area of its curved surface is 4 times the area of its base। सबसे पहले आपको दिया है एक राइट सर्कुलर कोन और इस कोन की जो आपको हाइट दी है वो दी है 35, और साथ में आपको कहा गया है कि द कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है कोन का वो होता है पाई इंटू आर इंटू एल इज इक्वल टू 4 टाइम्स द एरिया ऑफ बेस। बेस का एरिया जो होता है वो बेस में सर्कल है तो बेस का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। ये मेरे पास यहाँ पे आर है, ये स्लैंट हाइट है या लेटरल हाइट है एल। पाई आर एल इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो आर एक आर से कैंसिल हो जाएगा और पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा।
हमें जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, L इक्वल्स टू 4R। अगर मैं इस पाइथागोरस में यहाँ पे पुट करना चाहूँ तो पाइथागोरस में क्या कहती है, दैट L स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर। लेकिन L को अगर मैं 4R पुट करूँगा यहाँ पे तो ये वैल्यू मुझे क्या बना के देगा, 16R स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर। यहाँ से मुझे वैल्यू मिलेगी दैट R स्क्वायर इक्वल्स टू 35 स्क्वायर अपॉन 15। तो R की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, R की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, आप R की वैल्यू को बिना भी कर सकते हैं। हम R स्क्वायर को रखते हैं, R स्क्वायर हमारे पास क्या हो गया, 35 स्क्वायर बाय 15 हो गया। R यहाँ पे माइनस होगा तो 15R स्क्वायर होगा और ये 15 नीचे माइनस हो जाएगा। अब हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ द कोन। वॉल्यूम ऑफ द कोन हमारे पास क्या होता है, 1/3 पाई R स्क्वायर H। तो वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो दिस विल बी 1/3 इंटू 22/7 इंटू R स्क्वायर। R स्क्वायर कितना है, 35 स्क्वायर अपॉन 15 इंटू हाइट। हाइट हमें कितनी दी है, 35 दी है। अब ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है बस, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है। अगर आप इसको कैंसिल करना शुरू करोगे तो यहाँ पे ये 3 और यहाँ पे ये कैंसिल होगा तो 735 से 5 बनाएगा, ठीक है, और 5 यहाँ पे कैंसिल होगा तो ये 3 बनाएगा। तो हमारे पास जो ऊपर वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, 22 इंटू 35 स्क्वायर अपॉन 9। बस आपको इसे सॉल्व करना है। इसे आप सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी 22 इंटू 35 का स्क्वायर होता है 1225, ठीक है। किस तरह से कि 35 है, अगर आपको 5 का स्क्वायर लिखना है 25 और 3 को कर देना है उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 12। तो वैल्यू बन जाएगी मेरे पास 1225। तो 35 का स्क्वायर हमारे पास ही हो गया, डिवाइड इसको करना है हमें 9 से। अब इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करना है तो आपको याद होना चाहिए कि आप यहाँ पे 22 है तो 22 में आपको एक 11 बड़ा मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 11 बना लेते हैं कि इसको अगर मैं लिखूँ तो ये लिखा जाएगा 11 इंटू 2 को मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 2450/9। अब 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। 11 से जब हमें मल्टीप्लाई करना होता है किसी को तो हम क्या करते हैं, लास्ट का डिजिट लिखते हैं, फिर उनको ऐड करते हैं। 0 + 5 इज़ 5, 5 + 4 इज़ 9, 4 + 2 इज़ 6 एंड देन 2। तो 2450 इंटू 11 करेंगे तो वो होगा 26950 बाय, हमारे पास यहाँ पे क्या पड़ा है, सॉरी इसको यहाँ पे लिखते हैं, तो ये हमारे पास हो गया 26950/9। अब इसको अगर हम सॉल्व करना शुरू करेंगे तो 26/9 होगा, 2 तक जाएगा, 18 तक गया, 8 बचा 89, उसके बाद ये 9 तक जाएगा, ठीक है। तो हमें ऑप्शंस में देखना है कि 2, 9 वाला ऑप्शन कौन सा है। अगर हम पहले ऑप्शन को देखें तो पहले ही ऑप्शन में पड़ा है 2.994, तो हमारा जो आंसर है वो वही हो जाएगा 2.994, दैट इज ऑप्शन ए। अब ये जो था ये 2994 बन रहा है, लेकिन हमें जो पूछा गया है क्वेश्चन वो 10⁻³ मीटर क्यूब में पूछा गया है, तो उसके लिए हमारे पास आंसर जो बनेगा 2994 बनेगा। मैंने इस क्वेश्चन में सेंटीमीटर्स को मीटर्स में चेंज नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि जो ऑप्शंस हैं वो सारे अलग अलग पड़े हैं। तो जीरोस को मैंने नीचे वाले को काउंट नहीं किया, मुझे ऊपर वाली वैल्यू की ही ज़रूरत है। 10⁻³ को मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसलिए जो वैल्यू है वही लिख रहा हूँ जो डायरेक्ट हमारे पास 9 से डिवाइड करके आ रही है। डेसिमल कहीं भी लग सकता है, वो जीरोस पे डिपेंड करेगा कि नीचे जीरोस कितनी थी, ठीक है। चलिए, थोड़ा कैलकुलेटिव है, लेकिन अगर आपको कैलकुलेशन की जो ट्रिक्स होती हैं वो थोड़ी याद है तो बड़े आराम से कर सकते हो। जैसे कि 35 का स्क्वायर निकालना था और यहाँ 11 से मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। अगर ये आपको पता होगा तो आप थोड़ा जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, अदरवाइज कैलकुलेशन तो है वो आपको करनी ही पड़नी है, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन मेंसुरेशन से। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डिविजिबिलिटी रूल से। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसमें फिर आपको एक छोटा सा कंसेप्ट जो है वो समझना है। क्वेश्चन आपको क्या कहता है कि 479 XYZ, ये एक नंबर है, XYZ आर द डिजिट्स ऑफ द नंबर।
479 XYZ एक नंबर है दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7, 11 एंड 13। ये नंबर 7, 11, 13 तीनों से डिविजिबल है। तो बताइए y प्लस z डिवाइड बाय x की वैल्यू क्या होगी। हमें बताना है कि y प्लस z डिवाइड बाय x की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल सा काम है, आपको जो याद रखना है वो क्या रखना है कि 7, 11 और 13 जब ये तीनों मल्टीप्लाई किए जाते हैं तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 1001 होती है। ये याद रखने वाली बात है क्योंकि इसका यूज होगा सीधा सीधा। और अगर मैं किसी भी 3 डिजिट नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 1001 से तो क्या होता है, डिजिट जो है वो रिपीट हो जाते हैं। कोई भी अगर आपके पास 3 डिजिट का नंबर है उसको अगर आप 1001 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो डिजिट रिपीट कर देता है। तो अगर ये नंबर 7, 11, 13 तीनों से डिविजिबल है तो इट मीन्स ये 1001 का मल्टीपल रहा होगा। और अगर ये 1001 का मल्टीपल रहा होगा तो ये जो डिजिट हैं ये रिपीट हुए होंगे। अगर रिपीट हुए होंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 4, y की वैल्यू हो जाएगी 7 और z की वैल्यू हो जाएगी 9। मतलब कि ये इस नंबर का 7, 11, 13 तीनों से डिविजिबल होना तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे ये 4, 7 और 9 रहेंगे, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। रीज़न उसका मैंने आपको यहाँ बता दिया। तो मुझे सिंपली x, y, z की वैल्यूज़ मिल गई। y की वैल्यू मेरे पास है 7, z की वैल्यू मेरे पास है 9 और x की वैल्यू है 4। 7 + 9 होता है 16, 16/4 करेंगे तो ये होगा 4 और यही आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, सेकेंड ऑप्शन में। ये चीज़ आपने याद रख लेनी है, ठीक है। 7, 11, 13 की डिविजिबिलिटी अगर तीनों की इकट्ठी देख रहे हैं तो नंबर जो होगा वो 1001 से डिविजिबल होता है और 1001 से किसी भी 3 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करने पर वो डिजिट रिपीट होते हैं हमेशा। तो अगर कभी भी आपको इस फॉर्म में नंबर मिले तो ये 1001, 7, 11 और 13 तीनों से एग्जैक्टली डिविजिबल ज़रूर होगा। एग्जाम्पल आप कोई भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मान लो मैंने आपको लिख दिया 731, 731। अगर ये रिपीटेड डिजिट्स हैं, 3 डिजिट फिर 3 रिपीट हुए तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। दिस विल बी डिविजिबल बाय 7, 11, 13 एंड 1001। इन चारों से ये डेफिनेटली डिवाइड होगा ही होगा, राइट। इसी कंसेप्ट के ऊपर ही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपको पता हो तो, अगर आपने ये चीज़ पहले पढ़ी है, ये चीज़ इसको आप जानते हो तो आप ये क्वेश्चन 2 सेकंड में कर सकते हो, उससे ज़्यादा टाइम आपको लगेगा नहीं, राइट। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन वो है ट्रायंगल्स के ऊपर। फिर से ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये इसको आप समझिए कि ये बोनस क्वेश्चन था अगर ये पेपर में आया है तो, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि एक ट्रायंगल है ABC जिसमें A जो है वो 90 डिग्री है। इन अ ट्रायंगल ABC एंगल BAC इक्वल्स टू 90 डिग्री। BAC 90 डिग्री का एंगल है। इफ BC इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, वट इज द लेंथ ऑफ मीडियन AD। AD मीडियन है। मीडियन क्या होता है, जो ऑपोजिट साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है उसे हम मीडियन कहते हैं। तो मीडियन AD है तो मतलब AD जो है वो क्या करेगा, BC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो ये पार्ट होगा 12.5, ये पार्ट भी होगा 12.5, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको कंसेप्ट जो याद रखना था वो क्या रखना था कि अगर हम कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज के ऊपर मीडियन बनाते हैं, अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज के ऊपर मीडियन बनाते हैं तो ये मीडियन की जो लेंथ होती है ये हाइपोटेन्यूज का हाफ यानी कि 12.5 होगी, ठीक है। मीडियन की जो वैल्यू होगी वो हाइपोटेन्यूज का हाफ होगी। क्यों होता है, क्योंकि अगर हम किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का सर्कम सर्कल बनाएं, अगर हम किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का सर्कम सर्कल बनाएं तो जो सर्कल का सेंटर होता है वो हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पर होता है। और सेंटर से अगर ये 12.5 है, ये वाला पॉइंट 12.5 है जिसको कि सर्कम रेडियस बोलते हैं ना, ये सर्कम रेडियस होता है, ये भी सर्कम रेडियस होता है। तो इस पॉइंट से ये भी जो होगा वो सर्कम रेडियस ही होगा अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल था तो। याद रखने वाली बात क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज के ऊपर जो मीडियन बनता है वो हाइपोटेन्यूज का हाफ होता है या सर्कम रेडियस के बराबर होता है। तो इसमें आंसर क्या होना था, 12.5। 1 सेकेंड का भी क्वेश्चन नहीं था अगर आपको ये प्रॉपर्टी इसकी याद है तो, ठीक है। अब आगे इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता था
यहाँ पे इस क्वेश्चन की जगह पे और अच्छा क्वेश्चन फर्दर क्या पूछा जा सकता है कि आपको ट्रायंगल अगर राइट एंगल दिया है और यहाँ पे अगर आपको ये जो वैल्यू है AD की बजाय वो कोई और मीडियन निकालने के लिए कह देता और आपको वो साइड्स तीनों दे देता, ठीक है। क्वेश्चन जो और पूछा जा सकता है वो क्या पूछा जा सकता है कि मान लो उसने कह दिया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है विद 3, 4 एंड 5, इस मीडियन की लेंथ बताइए क्या होगी। तो अगर आपको ये मीडियन की लेंथ निकालनी पड़ी इन केस, तो आपको तीनों साइड दी जाएंगी और उस केस में आपको फिर लेंथ ऑफ मीडियन के लिए फॉर्मूला बनाना पड़ेगा कि वो किस तरह से होता है कि अगर मान लो ये ABC मेरे पास ट्रायंगल है और ये AD एक मीडियन है, ठीक है। AD अगर मीडियन है तो हमारे पास क्या होगा कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको मीडियन की लेंथ किसी जनरल ट्रायंगल में भी निकालनी पड़े तो भी ये किया जा सकता है। अगर आपको किसी जनरल ट्रायंगल में मीडियन की लेंथ निकाल तो ये आप फर्दर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। लेकिन ये क्वेश्चन जो पूछा गया था ये बहुत ही आसान था, ये सीधा सीधा राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड था, राइट। चलिए तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये सिंपल सी आसान सी बात थी, ये आप समझ गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डिविजिबिलिटी रूल्स के ऊपर, ठीक है, और LCM के ऊपर क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे इसको करने का जो तरीका है बेसिक वो भी देखेंगे और उसे अवॉइड कैसे किया जा सकता है वो भी देखेंगे, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि विच इज द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर which when divided by 12, 15, 20 and 24, 12, 15, 20 and 24 leaves remainder 8, 11, 16 and 20, ठीक है। ये चार जो है वो रिमाइंडर देता है। सॉरी यहाँ पे 30 भी है, 20, 24 एंड 30 और यहाँ पे 20 के बाद 26 भी है, ठीक है। क्या कहता है कि कोई नंबर है, उसको जब हमने 12 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 8 आया, जब उसको 15 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 11 आया, जब 20 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 16 आया, 24 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 20 आया और 30 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 26 आया। क्वेश्चन में हमें ढूंढना होता है सेम रिमाइंडर। ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व जब वो किए जाते हैं तो उनमें हमें रिमाइंडर देखना होता है कि सेम आना चाहिए और सेम के अकॉर्डिंग काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर आपको देखने में अलग अलग दिख रहे हैं कि ये सेम नहीं है, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनके जो नेगेटिव रिमाइंडर्स हैं वो सारे के सारे सेम हैं। कि रिमाइंडर देखो दो तरह से लिखा जाता है कि अगर मान लो मैंने 24 को डिवाइड किया लेट्स से के 9 से, ठीक है, तो एक तो इसका रिमाइंडर होता है 6 और एक इसका रिमाइंडर होता है -3 कि 18 से ये 6 ज़्यादा है और 27 से 3 कम है, तो ये दोनों रिमाइंडर लिखे जाते हैं। यहाँ पे रिमाइंडर पॉजिटिव की बात नहीं हो रही है, यहाँ रिमाइंडर जो देखना है वो हमें नेगेटिव देखना है कि अगर 12 से डिवाइड करके 8 रिमाइंडर आया तो मतलब मैं रिमाइंडर को क्या लिख सकता हूँ, -4 लिख सकता हूँ। 15 से डिवाइड करके 11 रिमाइंडर आया तो भी रिमाइंडर को -4 लिखा जा सकता है। 20 को से करके 16 आया तो भी रिमाइंडर -4 है, यहाँ भी -4 है और यहाँ भी -4 है। और नंबर जो हमें फाइंड करना होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, LCM K टाइम्स LCM प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर यहाँ पे नेगेटिव है तो ये बाद में माइनस हो जाएगा। सिंपल सा काम है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि 120 इनका LCM होगा। अगर आप इन नंबर्स का LCM फाइंड करोगे तो LCM आपको मिलेगा 120। हमें 120 का मल्टीपल ढूंढना है और उसमें प्लस कर देना है क्या, -4, यानी कि यहाँ पे -4 हो जाएगा बेसिकली। तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, 120 का मल्टीपल ढूंढेंगे ऑफ लार्जेस्ट 6 डिजिट। 6 डिजिट के पास आपको मल्टीपल ढूंढना पड़ेगा 120 का, ठीक है। लेकिन ये मल्टीपल ढूंढना जो है थोड़ा सा आपके लिए टायरिंग काम हो सकता है ना। मल्टीपल ढूंढना आपके लिए थोड़ा टायरिंग हो सकता है, तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा डिविजिबिलिटी रूल्स का यूज़ करते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, ऑप्शंस की हेल्प लेंगे। तो मैं यहाँ पे पहले ऑप्शंस लिख रहा हूँ कि हमें ऑप्शंस क्या दिए गए हैं। हमारे पास ऑप्शंस हैं 4 टाइम्स 9, 8 2, 4 टाइम्स 9, 5 6, 4 टाइम्स 9, 6 0,
एंड 4 टाइम्स 9 64। अब क्वेश्चन की पहली कंडीशन क्या है कि वी हैव टू फाइंड द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर में अगर है तो हम ऑप्शंस में जो है वो सबसे पहले सबसे बड़े नंबर से शुरू करेंगे, ठीक है। अच्छा, और इनमें देखो कि जो 12 जो है ये 3 का मल्टीपल है। 12 कैसे बना है? 4 इंटू 3 से बना है। तो इनका जो एलसीएम होगा वो भी 3 का मल्टीपल होगा। अब 3 का मल्टीपल होगा तो फिर 3 का डिविजिबिलिटी रूल हमें क्या कहता है? 3 का डिविजिबिलिटी रूल आपको बताता है कि सम ऑफ डिजिट्स जो है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। हमें पता है कि हमने यहाँ पे -4 किया था, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे -4 किया था तो अगर मैं इन सारे ऑप्शंस में +4 कर दूं तो वो जो नंबर बनेगा वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, राइट। कि हमने एलसीएम में -4 किया था तो मुझे आंसर मिला था। अगर मैं आंसर में +4 कर दूं, यहाँ पे मुझे यहाँ पे n मिलना था, अगर मैं यहाँ पे +4 कर दूंगा तो मुझे एलसीएम का मल्टीपल मिलेगा, और +4 करने पर क्या मिलना है? एलसीएम का मल्टीपल मिलना है। और एलसीएम का मल्टीपल क्या होना चाहिए? एलसीएम का मल्टीपल क्या होना चाहिए? 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम 3 की डिविजिबिलिटी चेक करना शुरू करते हैं। 3 की डिविजिबिलिटी क्या है? सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। अगर हम ऑप्शंस में देखें तो यहाँ 999 यहाँ तक तो सारे जो नंबर हैं वो 3 से डिविजिबल हैं। हमें सिर्फ लास्ट के डिजिट्स पे काम करना है। तो 82 + 4 कितना होता है भाई? 86। 56 + 4 कितना होगा? 60। 60 + 4 होगा 64, और 64 + 4 होगा मेरे पास 68। मुझे सिर्फ ये देखना है कि इन चारों में से कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल है। तो अगर आप देखोगे तो सेकंड ऑप्शन वाला जो नंबर है ये +4 करने के बाद 3 से डिविजिबल हो रहा है, बाकी कोई नहीं हो रहा। तो इट मीन्स यही जो है आपका आंसर हो सकता है, इसके अलावा और कोई भी आंसर नहीं होने वाला, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। 120 का मल्टीपल ढूंढना 1 लाख के पास, ठीक है, वो थोड़ी बड़ी बात हो जाती है। तो इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल्स का यूज़ करना है, ये देखकर कि कौन से नंबर इसमें पड़े हैं, राइट। तो ये 3 का मल्टीपल बनाना था तो 3 का मल्टीपल सीधा सीधा वो बन जाएगा। आप 3 और 5 के मल्टीपल दोनों भी देख सकते थे, वो थोड़ा और आसान हो जाता कि यहाँ पे 5 भी था क्योंकि, तो 5 के मल्टीपल से वो और आसान हो सकता था, लेकिन वो 3 के मल्टीपल से काम चल रहा है हमारा, तो हमें और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, राइट, ठीक है। चलिए, तो ये थे हमारे क्वेश्चंस MCQ कोर्स के लिए। ऐसे ही वीडियोस हम और लाते रहेंगे, ऐसे ही क्वेश्चंस हम और करते रहेंगे। हर लेक्चर में हम थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर SSC ने पूछे हैं, चाहे CPO में पूछे हों चाहे CGL में पूछे हों, क्योंकि उनकी इंपॉर्टेंस बहुत है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।